हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराते जाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और त्वरण किसे कहते हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। क्या बात करेंगे? इसकी डेफिनेशन की। तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, त्वरण की। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं हम। ध्यान से देखते जाइए। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है इसका फॉर्मूला? स्मॉल ए वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है बी, और किसके सापेक्ष होता है? टाइम टी के सापेक्ष। ओके, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ए बराबर में बी अपॉन में टी। इसके मात्रक की बात करते हैं हम। मात्रक इसका क्या होता है? ध्यान से देखते जाइए। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन। वेग का फॉर्मूला होता है, मेरा मतलब वेग लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले, फिर मैं समय लिख लेता हूँ। ओके, अब देखो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, और समय पहले से नीचे मौजूद है तो समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। और विस्थापन का क्या होता है? m0 l1 t0। उसके बाद वेग का फॉर्मूला होता है, देखो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, और समय पहले से मौजूद है तो समय का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? समय से पहले मौजूद है तो समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो m0 l1 t0 क्या हो गया? विस्थापन का विमीय सूत्र। और टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है t, तो t का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा m0 l1 t-2। t-2 इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे m0 l1 t-2 क्या हो जाएगा? ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा त्वरण का। यहाँ तक क्लियर? एक और बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। समय पहले से मौजूद है तो समय का होल स्क्वायर हो गया। विस्थापन का क्या होता है? m0 l1 t0। उसके बाद समय का होल स्क्वायर है तो m0 l1 t-2। ठीक है, ये क्या है? एक्सलरेशन का विमीय सूत्र है। यदि m1 l1 t-2 होता तो बल का हो जाता, यदि m1 l2 t-2 होता तो कार्य का हो जाता, कार्य और ऊर्जा का। बट m0 l1 t-2 है तो ये किसका रहेगा? एक्सेलरेशन का रहेगा। यहाँ तक क्लियर? इसका मात्रक क्या हो गया? अब इसकी मात्रक की बात करते हैं। ये तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, यानी विमा हो गई। ये क्या हो गई? इसकी विमा हो गई, यानी विमीय सूत्र हो गई। ठीक है, विमीय क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। उसके बाद इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? यानी यूनिट। इसकी यूनिट होती है। वेग की क्या होती है? वेग की होती है विस्थापन का क्या होता है? वेग का फॉर्मूला विस्थापन बट्टे समय हो गया। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, वेग का फॉर्मूला क्या हो गया? विस्थापन बट्टे समय। क्या हो गया? विस्थापन बट्टे समय, और पहले से समय मौजूद है तो समय का होल स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो गया? मात्रक। तो हम कह सकते हैं इसे मीटर इंटू सेकंड माइनस का इनवर्स। क्या हो जाएगा? ये इसका मात्रक हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण का। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसका थोड़ा मेकअप करता हूँ। वो कैसे? ध्यान से देखते आइए। इसका मेकअप मैं कैसे करने वाला हूँ। तो मेकअप में इसका करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले को लेता हूँ। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है आपका वेग में परिवर्तन बट्टे समय। यानी वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? बी, और समय हो रहा है टी। तो एक बार मैं इसको फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 मिनट। तो त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला?
त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे क्या होता है? समय। यदि मैं वेग को ले लेता हूँ प्रारंभिक वेग माइनस इनिशियल वेग या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ले लूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो अंतिम वेग माइनस का क्या ले लूँ मैं? प्रारंभिक वेग। क्या ले लूँ? प्रारंभिक वेग। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गया आपका इनिशियल माइनस, मेरा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेग बट्टे कितना हो गया? समय। क्या हो गया? समय। इसी से ही न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण आ जाएगा। तो त्वरण क्या होता है? ए, और अंतिम वेग क्या होता है? बी, फाइनल वेग क्या होता है? यू, टाइम कितना होता है? टी। तो ए टी बराबर में बी माइनस का यू, तो हम लिख सकते हैं इसे बी बराबर में यू प्लस का ए टी। ये होता है गति का फर्स्ट समीकरण। गति का फर्स्ट समीकरण त्वरण से ही व्युत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब इसकी हम बात करने वाला हैं, क्या ये पॉजिटिव आएगा, क्या ये नेगेटिव होगा? तो ध्यान से देखो, मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करने वाला हूँ, क्या धनात्मक होगा, क्या ऋणात्मक होगा? ध्यान से देखते जाइए। यदि वेग समय के साथ बढ़ता है, वेग समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? त्वरण हमेशा धनात्मक आएगा। त्वरण धनात्मक होगा। वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लेना कॉन्सेप्ट को। वेग यदि समय के साथ बढ़ता है, इनक्रीज करता है, तो त्वरण हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद सेकंड इसी में कॉन्सेप्ट आता है, यदि वेग समय के साथ घटता है, वेग समय के साथ क्या होता है? घटता है। वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण क्या आएगा? नेगेटिव। मेरा मतलब क्या आएगा? ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। मैं आपके लिए लिख लेता हूँ नेगेटिव, यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव आएगा। यदि वेग समय के साथ, ये आपको सिंबल दिख रहा है, बिल्कुल ये घट रहा है, नीचे की ओर हो रहा है तो ये घट रहा है। यदि ये सिंबल इस प्रकार से ऊपर की ओर होता तो बढ़ेगा, समय के साथ वेग बढ़ेगा तो धनात्मक आएगा। उसके बाद वेग यदि समय के साथ घटेगा तो नेगेटिव आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। ये आएगा आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो धनात्मक आएगा, और यदि वेग समय के साथ घट रहा है यानी मंद हो रहा है, यानी बिल्कुल धीमा हो रहा है, तो इसे ही हम कह देंगे मंदन। क्या कहेंगे? मंदन, यानी रिटार्डेशन ऑफ डिक्लेरेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन, जिसे हम क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। इसे भी हम मंदन भी कहते हैं। यदि वेग समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मंदन किसे कहते हैं? वेग समय के साथ घट रहा है तो रिटार्डेशन की आपको क्रिया देखने को मिलेगी। वेग समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक, जिसे हम मंदन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान से देखते जाइए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी त्वरण के प्रकार। ध्यान से देखते जाइए, त्वरण के प्रकार कितने होते हैं? त्वरण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका एक समान त्वरण। क्या आता है? एक समान त्वरण। क्या आता है? एक समान त्वरण, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद आपका सेकंड आता है असमान त्वरण। क्या आता है? या परिवर्ती त्वरण भी हम इसे कहते हैं, परिवर्ती त्वरण। इंग्लिश में कहेंगे इसे वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। यदि तीसरा आपका आता है औसत त्वरण। क्या आता है? औसत त्वरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। एक एक से बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। यदि आपने पीछे की क्लास अटेंड की होगी तो आपके समझ में आ जाएगा, नहीं की होगी तो थोड़ा लेट आएगा। ध्यान से देखते जाइए, पर आ जाएगा सबके समझ में। एक समान त्वरण क्या होता है? जिसमें एक समान काम होगा, जिसमें एक समान वेग से वस्तु गति करेगी, जिसमें एक समान वस्तु समय के साथ मोशन करेगी, वो आपका एक समान त्वरण हो जाएगा। बीच में कहीं पर विरामावस्था में रुकेगी नहीं। जहाँ पर वस्तु
चल रही है फिर रुक रही है, चल रही है फिर रुक रही है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, समय के साथ वेग घट रहा है, तो आपका परिवर्तित त्वरण आ जाएगा, यानी असमान त्वरण आ जाएगा। और टोटल आपका त्वरण कब आएगा? जब एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा, कितनी दूरी आपने तय की है, कितना वेग आपने तय किया है समय के साथ, उसका टोटल भाग लग जाएगा। ठीक है। एक समान त्वरण क्या होता है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग तय कर रही है, या गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान है, तो क्या हो जाएगा? आपका एक समान त्वरण हो जाएगा। यदि गतिमान वस्तु का परिवर्तन वेग समान है, यानी गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान है, इसे वेग को आगे ले लेना और परिवर्तन को भाग में बिना मतलब बाद में भेज देना। यदि गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान है, उसे हम एक समान त्वरण कह देंगे। यदि असमान है तो हम उसे कह देंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी परिवर्ती त्वरण। यदि असमान है, भिन्न भिन्न है, रुक रुक के चल रही है वस्तु, वेग समय के साथ हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, असमान हो रहा है, तो उसे हम परिवर्ती त्वरण कह देंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है औसत त्वरण। औसत त्वरण की मैं आपके लिए डेफिनेशन लिखाऊंगा अलग से, क्योंकि मैं दोनों की डेफिनेशन बोल चुका हूँ। गतिमान वस्तु का परिवर्तन वेग समान है या गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान है, तो उसे हम एक समान त्वरण कह देंगे। यदि गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो उसे हम कह देंगे असमान त्वरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका औसत त्वरण। गतिमान वस्तु परिवर्ती त्वरण से गति करती है तो वस्तु के कुल वेग परिवर्तन वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन dv प्राप्त, यानी dv वेक्टर, एवं समय अंतराल dt के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, मैं इसका लिख रहा हूँ छोटा सा फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन वेक्टर यानी ए वेक्टर, एवरेज निकालेंगे तो ए वी। ठीक है। उसके बाद डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी, डी बी डेल्टा बी आई, डेल्टा आई डेल है, डेल बताता है परिवर्तन। ठीक है। तो वेग और समय के अनुपात को औसत त्वरण कह देंगे। आप सिंपल रूप से ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेग और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, यदि समय आपका क्या है? t1 है। यदि समय t1 पर वेग v1 हो तथा समय t2 हो पर वेग v2 हो, यदि समय t1 हो उसका वेग, यानी t1 समय पर वेग v1 हो और t2 समय पर क्या हो? वेग v2 हो, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा ए एक्सेलरेशन, यानी एवरेज बराबर में v2 माइनस बी वन अपॉन में t2 माइनस t1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करने वाले हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी तत्कालिक या ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे कॉन्सेप्ट का, जो मैंने आपके लिए बताया है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ से चालू कराया और यहाँ पर आपको ख़त्म कराया है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी, जो मैंने आपके लिए कराया है। अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए ताक्षणिक त्वरण। क्या बता रहा हूँ? ताक्षणिक त्वरण। ध्यान से देखते आइए। ताक्षणिक त्वरण इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ध्यान से देखते जाइए तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। सपोज आपने अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार पर चला रखा है। जैसे ही आपके पिताजी का फ़ोन आया, पिताजी ने पूछा, बच्चे गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है? आपने कहा, पिताजी गाड़ी तो 50 की स्पीड पर चल रही है, मेरी धंधो कितनी स्पीड पर चल रही है? मेरा तो 100 की स्पीड पर चला रखी है मैंने। तो आपने जैसे ही क्षण भर के लिए मीटर की तरफ देखा, ये है आपका मीटर। जैसे ही आपने क्षण भर के लिए मीटर में देखा, गाड़ी के मीटर में देखा, तो 100 की स्पीड पर चल रही है आपकी गाड़ी। यही होता है आपका क्षण विशेष। किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्षण विशेष पर, यह आपको रखना है, क्षण विशेष पर वस्तु का वेग त्वरण कहलाता है तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है, ठीक है। किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं या तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते जाइए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें निकालना है तात्क्षणिक त्वरण या तात्कालिक त्वरण। तो ए वेक्टर मैं लगाऊंगा लिमिट, मैं लगाऊंगा लिमिट, टाइम नहीं टाइम के साथ। टाइम में कितना परिवर्तन है, बिल्कुल जीरो है फिलहाल। तो मैंने लिमिट लगा दी है डेल बी में और डेल टी में, यानी वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टाइम के साथ। इसे मैं डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल टी भी लिख सकता हूँ। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा वेग का फार्मूला क्या होता है, एस अपॉन में टी, यानी विस्थापन बट्टे समय। इसे हम लिख सकते हैं डी एस बट्टे डी टी, या डी एस वेक्टर भी हम इसे बोल सकते हैं। आपने जो मैंने पिछली क्लास में कराया था, ये मैंने फार्मूला लिखाया था, ठीक है, डी एस अपॉन में डी टी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट के मान को मैं इसमें रखूँगा, बी के मान को मैं यहाँ पर रखूँगा इसमें, या मैं इसको समीकरण फर्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण सेकंड दे देता हूँ। तो समीकरण सेकंड के मान को फर्स्ट में पुट करूँगा मैं, तो ए वेक्टर निकल आएगा हमारा डी अपॉन में डी टी। मैंने यहाँ पर बी वेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बी वेक्टर की क्या रखूँगा, वैल्यू रखूँगा। तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, डी एस अपॉन में डी एस वेक्टर अपॉन में डी टी। यदि मैंने गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी का होल स्क्वायर, और एस वेक्टर हो जाएगा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर बराबर में डी होल स्क्वायर अपॉन में डी एस वेक्टर डी टी का होल स्क्वायर। आपको ऐसे आपको नहीं बोलना है कि डी का होल स्क्वायर, डी टू एस वेक्टर डी टी का होल स्क्वायर, ऐसे बोलना है आपको। ये होता है आपका तात्क्षणिक त्वरण या तात्कालिक त्वरण। यहाँ तक होती है आपकी क्लास ख़त्म। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।